नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी ही जिंदगी में एक पैसेंजर हैं। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए पर उठ नहीं पाते। हम फैसला करते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे पर कर बैठते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी प्रोग्रामिंग हमें समझ ही नहीं आती। बिल्कुल। और हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश की थी। उन्होंने कोई लैब या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरकर एक नक्शा तैयार किया। अच्छा। आज की हमारी चर्चा का मिशन उसी नक्शे को समझना है। हम जानेंगे कि ये 3 शरीर क्या हैं, चेतना की 5 परतें कौन सी हैं और हमारे अंदर का वो कंट्रोल रूम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो कैसे काम करता है। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल चर्चा नहीं है, बल्कि ये अपने ही कंट्रोल पैनल को समझने की एक कोशिश है। हाँ, और शायद इस चर्चा के बाद हम खुद को सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा समझना बंद कर दें। चलिए इस गहरी खोज में उतरते हैं। ये आत्मान्वेषण का एक नक्शा है। हाँ, हम सबसे बाहरी परत से शुरू करेंगे, जो हमें दिखाई देती है, ओके, और फिर धीरे धीरे अंदर की ओर चलेंगे, उस केंद्र तक जहां हमारी सारी प्रोग्रामिंग छिपी है। ठीक है। तो नक्शे का पहला लैंडमार्क है 3 शरीर। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हम तो बस एक ही शरीर जानते हैं, ये दूसरा और तीसरा कहाँ से आया? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है और एक कोर प्रोग्रामिंग है जो दोनों को चलाती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हाँ, पहला शरीर है स्थूल शरीर, यानी हमारा हार्डवेयर। ये वही शरीर है जिसे हम देख और छू सकते हैं। ये 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। ये खाना खाता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ये गाड़ी की तरह है। एक गाड़ी, ठीक है। पर गाड़ी अपने आप तो नहीं चलती। उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर और ईंधन चाहिए। तो वो कहाँ है? मतलब मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरे सपने, ये सब इस हार्डवेयर का हिस्सा तो नहीं लगते? यहीं पर दूसरे शरीर यानी सूक्ष्म शरीर की बात आती है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर? जी, ये अदृश्य है पर हर पल काम कर रहा है। आपकी भावनाएं, विचार, सपने, यादें सब यहीं पर घटित होते हैं। ये एक तरह का मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें 17 हिस्से हैं। 1 मिनट, 17 हिस्से? ये तो काफी जटिल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, ये एक कंपनी का मैनेजमेंट है। इसके पास 10 विभाग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जो बाहरी दुनिया से जानकारी लेते हैं और उस पर काम करते हैं। ओके। इसे चलाने के लिए 5 पावर जनरेटर हैं, यानी 5 मुख्य प्राण, और एक कंट्रोल रूम है जिसमें मन और बुद्धि बैठे हैं। अच्छा। ये पूरा सिस्टम मिलकर हमारे स्थूल शरीर यानी हार्डवेयर को चलाता है। जब हम मरते हैं तो सिर्फ हार्डवेयर नष्ट होता है, ये सॉफ्टवेयर ये अगले जन्म में नए हार्डवेयर में ट्रांसफर हो जाता है। वाह! तो कर्मों का हिसाब किताब और आदतें, वो सब इसी सॉफ्टवेयर में स्टोर होती हैं। बिल्कुल। इसीलिए शायद हम कुछ खास प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी एक सवाल है, इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा तीसरे शरीर की क्या जरूरत पड़ गई? ये कारण शरीर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। कारण शरीर हमारी कोर प्रोग्रामिंग है। ये एक बीज की तरह है। बीज? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक आम का बीज है। उसमें पूरे पेड़ का नक्शा, उसके पत्तों का रंग, फल का स्वाद, सब कुछ पहले से ही मौजूद है। सही बात है। उसी तरह कारण शरीर में हमारे अनगिनत जन्मों के सबसे गहरे संस्कार, इच्छाएं और हमारा मूल अज्ञान, वो सब संग्रहित है। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनता है। तो पुनर्जन्म का असली कारण यही है? यही बीज है। जब तक ये बीज है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो अगर हमें अपनी आदतों को जड़ से बदलना है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पर काम करने से नहीं चलेगा, हमें इस कोर प्रोग्रामिंग तक पहुंचना होगा। ये वाकई गहरी बात है। चलिए इस नक्शे में और आगे बढ़ते हैं। मैंने सुना है कि इन शरीरों को परतों के रूप में भी समझा जाता है, जिन्हें कोश कहते हैं, जैसे प्याज की परतें। बिल्कुल सही। उपनिषदों ने चेतना को 5 कोशों के माध्यम से समझाया है। ये खुद को समझने का एक और बेहतरीन तरीका है, बाहर से अंदर की ओर। पहली परत तो बहुत सीधी है, अन्नमयी कोश, यानी अन्न से बनी परत। ये तो हमारा स्थूल शरीर ही हुआ ना? हाँ, ये हमारा भौतिक शरीर है जो भोजन से बनता है और उसी से पलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक शरीर और एक पत्थर में क्या फर्क है? दोनों ही पदार्थ से बने हैं। जीवन ऊर्जा का। बिल्कुल, फर्क है जीवन ऊर्जा का।
और यही दूसरी परत आती है, प्राणमयी कोश। प्राण यानी लाइफ फोर्स। तो जब हम कहते हैं कि आज एनर्जी लो फील हो रही है या बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूं, तो हम असल में इसी परत की बात कर रहे होते हैं। एकदम सही। प्राणमय कोश हमारे शरीर का एनर्जी फील्ड है। हमारी सांस, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी नसों में दौड़ती ऊर्जा, सब इसी का हिस्सा है। ये शरीर रूपी गाड़ी का ईंधन है। अच्छा। जब प्राण शरीर छोड़ देता है तो अन्नमय कोश एक निर्जीव लाश बन जाता है, भले ही सारे अंग अपनी जगह पर हों। ठीक है, तो शरीर हो गया और उसे चलाने वाली ऊर्जा भी हो गई, पर हमारी दुनिया तो विचारों और भावनाओं से चलती है। खुशी, गम, तनाव, इनका घर कहाँ है? इनका घर है तीसरी परत में, मनोमय कोश। ये हमारे मन का क्षेत्र है। हमारे सारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं यहीं पैदा होती हैं। हमारे अंदर का बाजार। हाँ, कह सकते हैं, जहां हर पल कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उतना ही बेचैन भी। पुराने ग्रंथों में मन की तुलना एक ऐसे बंदर से की गई है जिसने शराब पी ली हो और उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, इतना अशांत। हाँ, ये तुलना तो एकदम सटीक है। मेरा मन तो पक्का ऐसा ही है। लेकिन अगर मन इतना ही अशांत है, तो फिर हम कोई भी काम ठीक से कैसे कर पाते हैं? कोई तो होगा जो इस बंदर को काबू करता होगा। और वो है चौथी परत, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। ये बुद्धि और विवेक का स्तर है। विज्ञान का मतलब यहाँ स्पेशल नॉलेज या विवेक से है। ये वो क्षमता है जो सही गलत, सच झूठ में फर्क करती है। अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। अच्छा। जब आप किसी मुश्किल समस्या का हल निकालते हैं या कोई गहरा निर्णय लेते हैं, तो आप अपने विज्ञानमय कोश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मन से ज्यादा शांत और शक्तिशाली है। और सबसे अंदर इस प्याज के केंद्र में क्या है? केंद्र में है सबसे सूक्ष्म परत, आनंदमय कोश, यानी आनंद की परत। आनंद की परत। जी, ये हमारी असली प्रकृति है। हम सब जीवन में स्थायी खुशी और शांति खोज रहे हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। कोई उसे सफलता में खोजता है, कोई रिश्तों में, लेकिन ऋषियों का कहना है कि वो आनंद बाहर नहीं, हमारे सबसे गहरे केंद्र में मौजूद है। पर इसे महसूस कैसे करें? इसकी एक झलक हमें गहरी, बिना सपनों वाली नींद में मिलती है। जब हम उठकर कहते हैं, आह क्या बढ़िया नींद आई, वो जो गहरी शांति का एहसास है, वो इसी कोश से आता है। या फिर जब कोई कलाकार अपनी कला में या कोई खिलाड़ी अपने खेल में पूरी तरह डूब जाता है, जब समय और मैं का भाव मिट जाता है, जिसे आजकल फ्लो स्टेट कहते हैं। बिल्कुल, फ्लो स्टेट या इन द जोन होना, वो अनजाने में इसी आनंदमय कोश को छू रहे होते हैं। ये तो कमाल है। तो हम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि इन 5 परतों का एक जटिल सिस्टम है। चलिए अब उस कंट्रोल रूम में चलते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। इनमें क्या फर्क है, ये समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। इसे एक बहुत ही सरल रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक डाइट पर हैं। हाँ। आप दुकान के सामने से गुजरते हैं और आपको एक बहुत स्वादिष्ट केक दिखाई देता है। ठीक है। सबसे पहले मन सक्रिय होता है। मन का काम है विचार पैदा करना, संकल्प विकल्प करना। तो मन कहेगा, वाह केक, चलो खाते हैं, या नहीं नहीं डाइट पर हूं। ये बस विचारों को उछालता है। ठीक है, तो मन सिर्फ एक सजेशन इंजन है, ये करूं या वो करूं वाली उलझन। फिर बुद्धि का क्या रोल है? अब बुद्धि मैदान में उतरती है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, तर्क करना। बुद्धि कहे कि नहीं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमने फैसला किया था कि हम मीठा नहीं खाएंगे, इससे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बुद्धि एक जज की तरह है जो तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। लेकिन अक्सर होता ये कि बुद्धि के फैसले के बावजूद हम केक खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ चित्त की क्या भूमिका है? यहीं पर सारा खेल है। चित्त हमारी गहरी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव? इसमें हमारी सारी यादें, अनुभव और आदतें यानी संस्कार स्टोर होते हैं। तो जैसे ही बुद्धि ने फैसला सुनाया, चित्त अपनी पुरानी फाइलें खोलता है। वो कहता है, याद है पिछली बार जब हम तनाव में थे तो केक खाकर कितना अच्छा लगा था, तनाव दूर हो गया था। अच्छा। ये जो मीठा खाने की गहरी आदत या संस्कार है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो बुद्धि के तर्क को ओवरराइड कर देता है और आप केक खा लेते हैं। तो चित्त हमारी अदृश्य प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल, जो अक्सर हमारे व्यवहार को चलाती है। अरे वाह, अब जाकर ये स्पष्ट हुआ। तो बुरी आदतों से लड़ाई असल में बुद्धि और चित्त के बीच की लड़ाई है। और इस कहानी में अहंकार कहाँ है? अहंकार वो है जो इस पूरी प्रक्रिया से खुद को जोड़ लेता है। जब आप केक खा लेते हैं तो अहंकार कहता है, मैंने केक खाया,
और फिर शायद अपराध बोध महसूस करता है। और अगर आप केक नहीं खाते तो अहंकार कहता है, देखो मेरा आत्मनियंत्रण कितना मजबूत है। ये मैं का भाव जो हर अनुभव को अपना बना लेता है, वही अहंकार है। ये जरूरी भी है, लेकिन यही हमारे बंधन का कारण भी बनता है। ये तो पूरे सिस्टम का एक अद्भुत खुलासा है। हमने शरीर, परतें और कंट्रोल रूम को समझ लिया। इस नक्शे में इंद्रियां और प्राण भी थे। संक्षेप में उनका क्या काम है? देखिए, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक वगैरह, जो बाहर से डेटा इकट्ठा करती हैं। इनपुट डिवाइस। हाँ। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, जो बाहर काम करती हैं, वो हुई आउटपुट डिवाइस। और प्राण वो 10 तरह की जीवन ऊर्जा है जो इस पूरे सिस्टम को पावर देती है। अच्छा। जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, वैसे ही शरीर में सांस लेने, पचाने, बोलने के लिए अलग अलग प्राण काम करते हैं। घबराते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है, और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि प्राण और मन जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। प्राण और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को साधने से दूसरा खुद सज जाता है। इसीलिए योग में प्राणायाम पर इतना जोर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी मशीनरी, 3 शरीर, 5 कोश, कंट्रोल रूम, इंद्रियां, प्राण, ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं? चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए इसे अपने ह्यूमन इनकॉर्पोरेटेड यानी ह्यूमन इंक कंपनी के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। हमारा स्थूल शरीर इस कंपनी की बिल्डिंग और मशीनरी है। ओके। और इस बिल्डिंग को चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, वो प्राण हुआ। बिल्कुल। प्राण वो बिजली है जिसके बिना कोई मशीन काम नहीं कर सकती। अब कंपनी को बाहरी दुनिया से जानकारी चाहिए। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कंपनी की मार्केट रिसर्च टीम है, जो लगातार डेटा इकट्ठा कर रही हैं। हाँ, क्या देखा, क्या सुना। और इस डेटा का क्या होता है? ये डेटा सीधा क्रिएटिव डिपार्टमेंट के पास जाता है, जो है हमारा मन। मन इस डेटा को लेकर हजारों विचार, सुझाव और योजनाएं बनाता है। ये अच्छा है, वो बुरा है, चलो ये करते हैं, नहीं वो करते हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत इनोवेटिव है, पर बहुत ज्यादा शोर भी करता है। हाँ, मीटिंग्स कभी खत्म ही नहीं होती। तो इन हजारों आइडियाज में से फैसला कौन लेता है? फैसला लेती है CEO, यानी हमारी बुद्धि। बुद्धि क्रिएटिव टीम के सारे सुझावों को देखती है और फिर कंपनी के आर्काइव्स यानी हमारे चित्त से पुराना डेटा और अनुभवों को निकालकर विश्लेषण करती है। वो देखती है कि पहले ऐसे फैसलों का क्या नतीजा निकला था और फिर एक फाइनल निर्णय लेती है। और फिर उस फैसले को लागू कौन करता है? CEO का आदेश एग्जीक्यूशन टीम के पास जाता है, जो है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह वगैरह। और इस पूरी प्रक्रिया को पावर कहां से मिलती है? प्राण से, यानी कंपनी की बिजली से। और इन सब के ऊपर कौन बैठा है? कंपनी का फाउंडर, यानी अहंकार, जो हर प्रेस रिलीज पर अपना नाम लिखता है, ये फैसला मैंने लिया, ये प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया। ये एक शानदार नजरिया है। इस एक उदाहरण ने पूरी जटिल संरचना को एकदम साफ कर दिया। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? श्रोताओं के लिए मुख्य संदेश क्या है? सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप ये कंपनी नहीं हैं। आप ये बिल्डिंग, ये मशीनरी, ये शोर करने वाला क्रिएटिव डिपार्टमेंट या फैसले लेने वाली CEO भी नहीं हैं। आप तो वो शांत साक्षी हैं, वो ऑब्जर्वर हैं जो इस पूरी कंपनी के कामकाज को देख रहा है। यानी ये सारा ज्ञान खुद को इस मशीनरी से अलग करके देखने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का एक रास्ता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आजादी का एक नक्शा है। बिल्कुल। जब आप समझ जाते हैं कि आप ये सब ड्रामा नहीं बल्कि इसे देखने वाले हैं, तभी आप इसके असर से मुक्त हो सकते हैं। सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब कंपनी के उतार चढ़ाव हैं, आपके नहीं। स्वयं को जानना ही असली मुक्ति है। तो श्रोताओं के लिए आज एक अंतिम विचार छोड़ते हैं, जिस पर वे मनन कर सकें। विचार ये है, ये पूरी संरचना, शरीर, मन, बुद्धि, एक अद्भुत और जटिल तंत्र है। लेकिन अगर हम इसके साक्षी हैं, इसे देखने वाले हैं, तो सवाल उठता है कि वो साक्षी कौन है? वो कौन है जो शरीर के बचपन से बुढ़ापे तक के बदलाव को देखता है पर खुद नहीं बदलता? वो कौन है जो मन के हजारों विचारों को आते जाते देखता है पर खुद शांत रहता है? स्वयं को जानने की यात्रा का अगला कदम शायद इसी सवाल का जवाब खोजना है। एक गहरे सवाल के साथ आज की इस अद्भुत यात्रा को समाप्त करते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति ही शांति ही शांति ही।